भारतीय टीम वनडे विश्व कप में अपना दूसरा मुकाबला बुधवार को खेलेगी। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उसका मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दोनों टीमों का ये दूसरा मुकाबला होगा। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहीं अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अफगान टीम भारतीय मैदान पर पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ कोई वनडे मैच खेलेगी। भारतीय टीम की बात करें तो वो दिल्ली में चौथी बार विश्व कप में कोई मैच खेलेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को हमास को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन इसे खत्म करेगा। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 1973 के योम किप्पुर युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी लामबंदी है, जब इजराइल ने 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया था। इजराइल और हमास की लड़ाई में अब तक 1400 लोगों की मौत हुई। इसमें इजराइल के 900 नागरिक शामिल हैं। इन सब के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मध्य पूर्व के देशों को इतिहास भूगोल बदल देंगे। वहीं हमास ने कहा कि अगर इजराइल की तरफ से हवाई हमले नहीं रुके तो बंधकों को मार देंगे। बीते 24 घंटों में इजराइल सेना ने गाजा पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। रात भर इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट फिलिस्तीन में कहर बनकर टूटे। इजराइल का इरादा हमास को मिट्टी में मिलाने का है, इसीलिए रात भर गाजा पट्टी में बमबारी होती रही। इजराइल में हमास के हमले के 3 दिन बीत गए। इस युद्ध में अभी तक 1600 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ने हमास को लेकर बयान दिया। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हमास और उसका समर्थन कर रहे लोग चरमपंथी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो सिर्फ आतंकवादी है। इजराइल पर हमास का हमला जारी है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को दावा किया कि ये हमला इजराइल की सैन्य और खुफिया हार है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। खामेनेई ने कहा कि उन्हें फिलिस्तीन पर गर्व है और वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। हालांकि ईरान ने शनिवार को ही इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। इसमें सैकड़ों इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं। हमले के बाद पहली बार खामेनेई टीवी पर आए। उन्होंने कहा, हम उन लोगों का हाथ चूमते हैं जिन्होंने ज़ायोनी शासन पर हमले की प्लानिंग की थी। जो लोग ईरान को इजराइल पर हमले से जोड़ रहे हैं वो गलत है। मुसीबत में घिरे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन लगाया। मंगलवार दोपहर दोनों नेताओं की बात हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में बातचीत की जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास से ऐसा बदला लेने का संकल्प लिया जिसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। अमेरिका के टॉप जनरल CQ ब्राउन ने ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने हमास के इजराइल पर हमले में शामिल न होने की सलाह दी। ये चेतावनी उस समय दी गई जब संयुक्त राज्य और उसके मित्र देश खतरनाक संघर्ष को और अधिक फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल ब्राउन ने कहा कि अमेरिका जहाजों के समूह और सैन्य विमानों को इजराइल के पास या नजदीक ले जा रही है। यूएस अधिकारी इसे एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं। गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल द्वारा लगातार की जा रही बमबारी के बीच वहां रह रहे भारतीयों को अपनी जान का डर सता रहा है। गाजा में अपने परिवार के साथ रह रही एक भारतीय महिला ने मंगलवार को युद्धग्रस्त हमास शासित इलाके से तत्काल सुरक्षित निकासी की मांग की। गाजा में रह रही भारतीय लुबना नजीर शब्बू ने फोन पर PTI भाषा को बताया कि हम यहाँ एक भीषण और क्रूर युद्ध का सामना कर रही हैं और कुछ ही सेकंड्स में बमबारी में सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। हम इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं क्योंकि आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कुलपति, रजिस्ट्रार और पुलिस से छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं अब इस घटना पर सिविल लाइन पुलिस ने संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कर 4 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। AMU के छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत से पंगा लिया है। उन्होंने इस बार भारत के करीबी साथी संयुक्त अरब अमीरात से भारत की शिकायत की। ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ भारत में कानून के शासन को बनाए रखने और सम्मान के महत्व पर चर्चा की। ये उनका उकसावे वाला कदम माना जा रहा है। ट्रूडो इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी भारत को लेकर बात कर चुके हैं।
सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए कनाडा ने भारत को जिम्मेदार बताया था, लेकिन अब चीनी मूल की अमेरिकी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने दावा किया कि निज्जर की हत्या में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है। ब्लॉगर ने अपने आरोपों के लिए चीनी लेखक और यूट्यूबर को जिम्मेदार ठहराया, जो उनके मुताबिक अब कनाडा में रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि चीनी लेखक के कहने पर सीसीपी स्टेट सिक्योरिटी मंत्रालय ने एक उच्च पदस्थ अधिकारी को अमेरिका के सिएटल में भेजा था। सिएटल में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसका मकसद भारत और पश्चिम के बीच के संबंधों को खराब करना था। उन्होंने दावा किया कि एजेंट्स को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का काम सौंपा गया था। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने अपनी चल रही भारत यात्रा के दौरान संगीत वाद्य यंत्र संतूर बजाने में अपना हाथ आजमाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देख रहे थे। पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक की, जो देश की राजकीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात से एक दिलचस्प पल सामने आया। वीडियो में पीएम मोदी को स्पष्ट रूप से तंजानिया के राष्ट्रपति को संतूर बजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हल्के लकड़ी के हथौड़े का उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति हसन पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र पर कुछ नोट्स बजाने लगते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी ने अब तक सबसे अमीर भारतीय की सूची में पहले स्थान पर रहे अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी को पीछे छोड़ा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस एस पूनावाला तीसरे स्थान पर हैं। अमीरों की सूची में साइरस पूनावाला, शिव नादर के साथ ही कैवल्य बोहरा ने भी जगह बनाई। वहीं बायजूस के संस्थापक बायजू रविचंद्रन सूची से बाहर हो गए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 19वें एशियन गेम्स में धमाल मचाने वाले भारतीय एथलीट से खास मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने सभी पदक वीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 मेडल्स जीते। एशियन गेम्स में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत की झोली में 100 से ज्यादा मेडल्स आए। यही कारण है कि पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने खेल के क्षेत्र में कायापलट करने की बात करते हुए अगले 5 साल में इसके विकास के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की ईडी कस्टडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 और दिन के लिए बढ़ा दिया। संजय सिंह की मिली 5 दिन की कस्टडी की मियाद खत्म होने के बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और हिरासत की अवधि 5 दिन बढ़ाने की मांग की। इसी बीच सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने ईडी हिरासत के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर खतरे का अंदेशा जताया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उनसे जो सवाल हिरासत के दौरान पूछे गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जांच में ही सामने आया कि लाइसेंस देने के एवज में रिश्वत दी।